स्टूडेंट्स, हम भूमंडलीकृत विश्व का बनना पढ़ रहे हैं। और भूमंडलीकृत विश्व का बनने का मतलब ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के तत्व क्या हैं और वैश्वीकरण कैसे हुआ। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण क्या है? हाउ ग्लोबलाइजेशन टुक प्लेस? वैश्वीकरण कैसे होता है और वैश्वीकरण के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके हानियां क्या है। स्टूडेंट्स, देखेंगे सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन को देखते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन को ट्रेड के तौर पे देखते हैं, व्यापार के तौर पे। और ट्रेड को हम डिफाइन करें, ट्रेड इज अ फ्लो ऑफ थ्री थिंग्स। तीन चीज का फ्लो को हम ट्रेड कहते हैं। नंबर वन आता है आपका कैपिटल, ह्यूमन लेबर और गुड्स। अर्थात बहुत प्राचीन काल से मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह जाता था, गुड्स को ले जाता था और उसके साथ कैपिटल भी जाता था। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें भी चली जाती थी, जैसे बीमारियां वगैरह। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन को देखेगा इकोनॉमिक डेफिनेशन के तौर पे, स्प्रेडिंग ऑफ बिजनेस फ्रॉम वन कंट्री टू अदर, आइडियाज, ट्रेड, माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ कैपिटल। यानी कि वैश्वीकरण के आर्थिक परिभाषा को देखेंगे तो बिजनेस का फैलना, और बिजनेस के फैलने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें फैलती हैं, आइडियाज़ फैलते हैं और माइग्रेशन होता है, आदमी का पलायन होता है, पूंजी जो है दूसरे देश में निवेश की जाती है। और ये कैसे हुआ कि बहुत प्राचीन समय से आप लोगों ने देखा होगा, भारत में आने वाला चीनी यात्री फाइयान है, वेनसांग है, ठीक है। तो ये भारत में आए थे। ये क्या थे? ये ट्रैवलर्स थे। या बौद्ध भिक्षु भी दुनिया में घूमते थे। अशोका भी अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजता है प्रचार प्रसार के लिए? श्रीलंका भेजता है। तो ये लोग पृष्ठ के रूप में जाने जाते हैं। तो बहुत प्राचीन कल्चर भी रहा है कि ट्रैवलर्स, व्यापारी, पृष्ठ का मतलब यहाँ पुजारी से नहीं, कि जितने भी धर्म के प्रचारक हैं ये बहुत लंबी लंबी दूरी तय करते थे। जैसा आप लोगों ने देखा कि नई दुनिया की खोज करने वाला कोलंबस बहुत लंबी दूरी तय किया था। भारत की खोज करने वाला समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा 1497 में जो भारत आया था, जुलाई, बहुत लंबी दूरी तय करता था। तो ऐसे लोग जाते रहते थे। क्यों जाते थे? ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अवसर को बढ़ाने के लिए, और बहुत सारे लोग अपने स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, यानी कि अपने आध्यात्मिक रुचियों को पूरा करने के लिए। तो क्या वो केवल यही चीज़ करते थे या अन्य चीज़ भी अपने साथ ले जाते थे? तो दे कैरिड आइडियाज, स्किल, गुड्स, मनी, ये सब कुछ अपने साथ ले जाते थे, स्किल ले जाते थे। जब साउथ इंडियन आदमी हमारे यहाँ आता है तो हम लोग देखते हैं वो किस तरीके से, किसी पर्टिकुलर स्किल है उसके अंदर, तो हम भी उसको सीखते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा इन्वेंशन, इन्वेंशन का मतलब क्या है कि वो जब आते थे हमें पता चल जाता था कि उनके देश में क्या क्या आविष्कार हुए हैं। हालांकि आज ग्लोबल वर्ल्ड है तो हमें कुछ ही मिनटों में पता चल जाता है। जैसे अभी हम सुन रहे हैं न्यूज़ में कि कल अंबाला एयरपोर्ट पर आपके 5 राफेल आने वाले हैं फ्रांस से। तो हमें विद इन द सेकेंड पता चल गया। लेकिन एक ज़माना होता था ये पता नहीं चल पाता था। हमारे बगल में उत्तर प्रदेश जो भी है, हम एक ही साथ थे पहले, तो हमारी राजधानी लखनऊ में क्या हो रहा है हमें पता नहीं चलता था। लेकिन आज दुनिया श्रिंक कर रही है, तो इसलिए हमें पता चल जाता है टेक्नोलॉजी के कारण। तो ऐसे ही जो है आइडियाज़, इन्वेंशन, जर्म्स और डिजीज़ भी ले जाते थे डियर स्टूडेंट। और आप लोग देखिएगा जो अभी लॉकडाउन का दौर चल रहा है, तो इसको भी हम समझें कि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, लोगों की आवाजाही पर बैन कर दिया। क्योंकि जर्म्स और डिजीज़ क्या होते हैं? माइग्रेशन करने से, यात्रा करने से, आज से नहीं बहुत प्राचीन समय से फैलते रहे हैं। इसको हम थोड़ा आगे देखेंगे, बहुत पहले कब ऐसा मिलता है एग्जाम्पल। अब आगे देखिएगा, इसमें हम सबसे पहला टॉपिक एक कवर करेंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन को करने वाला एक सिल्क रूट था।
और यहाँ पे देखिएगा सिल्क रूट लिखा है, लेकिन बहुत सारे रेशम मार्ग थे, इसमें बहुत सारे मार्ग थे। यहाँ मैप आपको दिख रहा है, ये आपको चाइना यानी कि एशिया को अफ्रीका और अफ्रीका को यूरोप से जोड़ता था। और ये जो है ईसा से पूर्व एग्जिस्ट में था। और कब तक ये एग्जिस्ट में था भैया? सिल्क रूट एग्जिस्टेड बिफोर क्रिश्चियन एरा और टिल 15वीं सेंचुरी, 15वीं शताब्दी तक। तो यहाँ क्या हो जाता होता था इससे? चाइना वॉज लिंक्ड विद वेस्टर्न कंट्रीज एंड अदर कंट्रीज। मैंने कहा चाइना यानी कि एशिया, एशिया को यूरोप, यूरोप को अफ्रीका से जोड़ता था। ठीक है, बहुत सारे सिल्क रूट से यहाँ आप लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ से जो है व्यापार होता था। चीन की पॉटरी, ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये नक्काशी किए हुए बर्तन, पॉटरी, ये जो है अन्य देशों के लिए जाता था, जैसे इंडिया के लिए। और इंडिया से जो है मसाला जो है चीन के लिए जाता था। तो यहाँ से ये व्यापार होता था, ट्रैवल टू अदर कंट्रीज। और इसको सिल्क रूट क्यों कहा गया, रेशम मार्ग क्यों कहा गया? ये रेशम के व्यापार का मुख्य मार्ग था। भारत से भी रेशम जो है चाइना के लिए जाता था, और चाइना अन्य देशों के लिए क्या करता था? इसको बेचता था। तो इसके अलावा यूरोप से क्या आता था? गोल्ड और सिल्वर ट्रेवल्ड फ्रॉम यूरोप टू एशिया मार्केट। गोल्ड आता था, सिल्वर आता था, और एशिया से जो है सिल्क जाता था, मसाले जाते थे। और इसके अलावा जो है इससे जो है जो रिलीजियस लाइक क्रिश्चियन, इस्लाम, बुद्धिज़्म ट्रैवल थ्रू दिस रूट, ये अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी किया करते थे। तो इस प्रकार से जो है ग्लोबल वर्ल्ड के बनने में सिल्क रूट्स का बहुत बड़ा महत्व था, जो 15वीं सदी तक अस्तित्व में था। ठीक है। और सिल्क रूट जब था तो आप लोगों ने सुना होगा कि एक एरा था, एक युग था, जब भारत क्या था भैया आपका? सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो विश्व इकोनॉमी में उसका जो जीडीपी था वो सबसे ज़्यादा था। उसके बाद जो है चाइना का था। हालांकि कुछ आगे जाकर जो भी हम पढ़ रहे हैं, इस दौर में चाइना का जीडीपी भारत से ज़्यादा था। लेकिन इससे पहले जो है भारत का जीडीपी सबसे ज़्यादा हुआ करता था। तो आगे देखिएगा, इसके अलावा जब यहाँ से ट्रैवलर्स जाते थे, तो जो हम आज नूडल्स खाते हैं, इसका उद्गम भी चाइना में हुआ, जो कि भारत में बहुत लोकप्रिय है। स्पैगेटी इसको कहा जाता था। और इसके अलावा जो कॉमन फूड हैं, आलू हैं, चिली, मिर्च है, टोमेटो, टमाटा है, मेज़ जिसको हम मक्का कहते हैं, सोया है, ये इंट्रोड्यूस इन यूरोप एंड इंडिया थ्रू ट्रेड रूट। ये जो है भारत में भी जो है यूरोपियों ने जो है भारत लाए इनको। ठीक है। और किसके द्वारा आए भैया? सिल्क रूट के द्वारा। एक प्रश्न बनता है, आज से 500 साल पहले भारतीय किन खाद्य पदार्थों के बारे में नहीं जानते थे? तो इनका नाम यहाँ लिखा हुआ है। अब ये जो है, जो बिकॉज ऑफ पोटैटो यूरोप कुड ईट बेटर एंड लिव लॉन्गर, इसका मतलब क्या हुआ? वो दौर था, एशिया की जीडीपी ज़्यादा थी 18वीं सदी तक, 17वीं और 18वीं सदी तक। तो यूरोपियन जो कंट्री आज हमसे ज़्यादा विकसित है, तो वो दौर था उनके पास खाने के लिए भी नहीं होता था। तो जब आलू का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा फैल गया, तो आलू की खूब खेती करने लगे यूरोप के लोग, और वो भूख से नहीं मरते थे। ठीक है, वो आलू के ऊपर ही क्या हो गए थे भैया? निर्भर हो गए थे। तो एक दौर हुआ कि 1840 के आसपास जो है एक आलू का काल पड़ा। कहाँ काल पड़ा आपका? आयरलैंड करके एक देश है ये, देखिए, क्योंकि वो पूरे आलू के ऊपर डिपेंड थे। इससे जो है वहाँ पूरा स्टारवेशन फैल गया। इसको आयरिश फेमाइन कहा जाता है, ये नाम दिया गया आयरिश फेमाइन। ठीक है, 1840 में आयरलैंड में फैला था, क्योंकि वो अन्य पदार्थों के बारे में उस दौर में जानते नहीं थे। ठीक है ना। तो ये सारा ग्लोबलाइजेशन का दौर है। अगला है कन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। देखिएगा, बीमारी जिसको हम एक जैविक हथियार के रूप में देख रहे हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल वार कह रहे हैं, तो यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको उसका एग्जाम्पल मिलेगा। यूरोपियन डिस्कवर्ड सी रूट। फिर क्या हुआ? 16वीं सदी में यूरोपियन लोगों ने समुद्री मार्ग को खोज दिया। जैसे भारत 1497 में आया आपका वास्को डी गामा, वो भी एक पुर्तगाली था। और हेल्प इन ट्रेड एंड सेटिंग अप ऑफ कॉलोनीज, तो इसने जो है यूरोप के डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया। वो अपने उपनिवेश बनाने लगे। ठीक है। और अमेरिका क्या था? मिनरल्स खूब था, फूड वहाँ खूब होता था। लेकिन यूरोप के कंट्रीज उस समय इतने डेवलप नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। वहाँ भोजन का भी अकाल था। फूड एंड मिनरल्स फ्रॉम अमेरिका से वो लाते थे टू अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ट्रांसफॉर्म लीव्स एंड ऑफ पीपल। और फिर क्या हुआ? 16वीं सदी के मध्य में
जो पुर्तगाल था, अब यूरोपियन कंट्री धीरे धीरे डेवलप करने लगे, स्टार्टेड कलोनाइजिंग करने लगे, उपनिवेश बनाने लग गया। अमेरिका में बहुत सारे उपनिवेश उन्होंने बना लिए, ठीक है। और कैसे उन्होंने बनाए, वो लड़ाई करके नहीं, यहाँ बंदूक का सिंबल दिख रहा है ऐसा नहीं, बल्कि कैसे भैया, ये आपको दिख रहा है आपका वायरस या बैक्टीरिया जैसा है, जम्स है। तो उन्होंने क्या हुआ कि जो एक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, ठीक है, तो यूरोप में स्मॉल पॉक्स पहले ही फैल चुका था और वो उससे उबर करके बाहर निकल चुके थे। एक बार उनको स्मॉल पॉक्स हो गया तो दूसरी बार जब होता था तो उसका शरीर इम्यून हो जाता था, वो लड़ सकते थे, तो दूसरी बार चांसेस नहीं होता था। इन लोगों ने जो है इसको पूरा स्मॉल पॉक्स को कहाँ फैला गया, एक बायोलॉजिकल वार के तौर पे अमेरिका में, तो अमेरिका में बहुत सारे लोग मर गए, ठीक है। इजीली जो है उन्होंने अमेरिका को क्या कर दिया, कन्क्वेस्ट कर दिया, मतलब कन्क्वायर कर दिया जी, उपनिवेश वहाँ उन्होंने बहुत सारे बना लिए, ब्रिटेन आदि देशों ने, ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ, जो 19वीं सदी तक यूरोप जो सफ़र कर रहा था भूखमरी से, बीमारी जिससे, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, धार्मिक दंगे से, अब वो धीरे धीरे जो है क्या होने लगा, इससे निकलने लगा। और जो टॉप मोस्ट कंट्रीज थे, चाइना थे, इंडिया थे, ये पीछे की ओर हटने लगी है। चाइना ने भी आइसोलेशन ले लिया व्यापार से, और परिणाम क्या हुआ कि आपका जो है अमेरिका जो है उबर उबर गया, और साथ में यूरोपियन कंट्री उबर गए, और जो व्यापार था वो पूरा कहाँ शिफ्ट हो गया, यूरोपियन कंट्रीज़ में हो गया। तो हम पीछे की ओर आ गए, अमेरिका और ब्रिटेन, अन्य यूरोपियन कंट्री आगे बढ़ गए। तो स्टूडेंट अगले टॉपिक में नेक्स्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, इसमें इतना ही काफ़ी है। और यहाँ से आप लोगों ने क्या करना है, ये सारे जो है टॉपिक्स को नोट्स करने हैं और लिखने हैं। थैंक यू वेरी मच।